छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने यह हमला दंतेवाड़ा के अरनपुरा में किया। हमले को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लाल आतंक दिखा। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली हमला कर दिया। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने हमला उस वक्त किया जब अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईईडी हमला हुआ। इस हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। नक्सली हमले के बाद जवान तुरंत एक्शन में आ गए। सीआरपीएफ के अतिरिक्त बल भेजे गए। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया। नक्सलियों को जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया। नक्सलियों पर भीषण प्रहार जारी है। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। नक्सली हमले की खबर मिलते ही मोदी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को फोन किया और पूरी मदद देने का भरोसा दिया। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायरतापूर्ण हमले से क्षुब्ध छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई आखिरी चरण में है। एक वक्त था जब देश के कई राज्यों में नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभाव दिखता था, लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, नक्सलियों पर कहर बनकर टूटी हुई है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार अभियान चलाया गया। ठीक एक महीना पहले गृह मंत्री अमित शाह बस्तर स्थित सीआरपीएफ स्थित हेडक्वार्टर गए थे और उस दौरान लाल आतंक की पूरी तरह से सफाई की बात कही थी, क्योंकि अब नक्सलियों की संख्या काफी कम हो गई है, उनका प्रभाव काफी कम हो गया है। ऐसे में नक्सली रह रहकर हमला करते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब देश से लाल आतंक का सफाया पूरी तरह से हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, दंतेवाड़ा हमले पर अगर आप गौर करें तो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है। ज्यादातर बड़े नक्सली हमले चुनाव के वक्त ही हुए। मार्च से मई के बीच ज्यादातर बड़े नक्सली हमले हुए। गर्मी के दिनों में जंगल में दृश्यता लगातार बढ़ जाती है और ऐसे में ये नक्सली हमले इसी वक्त होते हैं। इसी का फायदा लेते हुए नक्सली टीसीओसी चलाकर बड़े हमले को अंजाम देते हैं। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। मंगलवार को बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी पर भी हमला हुआ था। काफिले को पिछली गाड़ी पर गोलियां लगी। किसी की जान हालांकि उस पूरे हादसे में गई नहीं, लेकिन इसी साल फरवरी में नक्सलियों ने 3 बीजेपी नेताओं की भी हत्या की। 5 फरवरी को बीजापुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलकंठ ककेम, 10 फरवरी को नारायणपुर बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू, 11 फरवरी को रामधर अलामी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा में हमला किया गया। 10 अप्रैल 2019 को विधायक भीमा मंडावी के काफिले को निशाना बनाया गया। भीमा मंडावी समेत 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उस वक्त। और 25 मई 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यात्रा पर हमला किया गया। झीरम घाटी में हुए हमले में 31 की मौत हो गई थी। वहीं 20 अप्रैल 2012 की बात करें तो 20 अप्रैल 2012 को बीजापुर के बीजेपी विधायक महेश गागड़ा पर हमला किया गया। हमले में पुरुषोत्तम सिंह, एक जिला पंचायत सदस्य और कई लोग मारे गए। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान विक्रम उनसेडी पर हमला किया गया। हमले में उनसेडी तो बच गए, पर सुरक्षा में लगे 2 जवानों की जान चली गई। 2008 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा में बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ। रमेश राठौर और सूर्य प्रताप सिंह की उस वक्त मौत हो गई।
दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता त्रिनाथ सिंह ठाकुर की हत्या की गई। तो ये क्रोनोलॉजी है जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर चुनाव के आसपास ऐसे नक्सली हमले छत्तीसगढ़ में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने। दंतेवाड़ा में डीआरजी टीम पर हमला हुआ, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट वहां किया, हमले में 11 जवान शहीद हो गए। अभी भी फिलहाल नक्सलियों से वहां पर मुठभेड़ जारी है। देखिए, जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। बुधवार को बारिश होने की वजह से वो वहीं पर फंसे हुए थे। डीआरजी की टीम फंसे जवानों को लेने प्राइवेट वाहन से जा रही थी जब ये पूरा हमला हुआ, जब ये पूरी वारदात हुई। नक्सलियों को पहले से ही डीआरजी टीम के आने की सूचना मिल चुकी थी और इसलिए उन्होंने योजना बना करके ब्लास्ट किया। शहीद हुए सभी जवान डीआरजी के ही हैं। और चलिए अब आगे बात करें कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के 5 ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में सीएम योगी फुल एक्शन में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने मांड्या में हुंकार भरी। मांड्या में उन्होंने रैली के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। यही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो माफियाओं पर कड़े प्रहार की बात कही। देखिए, कर्नाटक का गदर, फायर ब्रांड नेताओं की जगर। योगी दिखा रहे हैं दम, विपक्ष हो जाएगा बेदम। योगी ने जोड़ा यूपी कर्नाटक का त्रेता युग कनेक्शन। दक्षिण का दुर्ग बचाने में जुटी भाजपा। कर्नाटक चुनाव का रंग तेजी से चढ़ने लगा है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में नेताओं की फौज उतार दी है। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। दक्षिण के दुर्ग को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का आगाज कर दिया। योगी ने 3 रैलियां की। शुरुआत मांड्या से की, जहां उन्होंने जोरदार तरीके से प्रचार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने यूपी का संबंध कर्नाटक से जोड़ा और कहा कि दोनों राज्यों का संबंध आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। माफियाओं पर कड़े प्रहार के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार ने पीएफआई पर लगाम लगाई है। कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है। कैंपेन के लिए बीजेपी ने तूफानी रणनीति बनाई है और इसी स्ट्रेटेजी के तहत योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में दम भरा। 3 जनसभाएं की। मांड्या, बसब नावगेबाड़ी, विजयपुरा और विजयपुरा में की।
मांड्या में सीएम योगी ने रोड शो किया और इस दौरान सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। सीएम योगी ने प्रचार अभियान के दौरान विजयपुरा जिले के बसव नवगेवाड़ी स्थित बसवेश्वर मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कर्नाटक की राजनीति में आरक्षण का मामला गर्मा गया है। दरअसल बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। उन्होंने इसे प्रभावशाली समुदाय वोकालिका और लिंगायत के बीच समान रूप से बांट दिया था। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत करने के आरोप लगाए। दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। रिकॉर्ड मतों के साथ फिर से सत्ता में वापसी के लिए जुटी हुई है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। पंजाब सरकार की विफलता का नाम है अमृतपाल या फिर सरकार की सूझबूझ का सबूत है अमृतपाल। फिलहाल अमृतपाल है पुलिस के शिकंजे में, लेकिन आखिर कैसे भारी भरकम बंदोबस्त के बीच फरार हुआ अमृतपाल, कैसे एक कल्ट के तौर पर पंजाब में उभरा अमृतपाल, ये सब पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस की विफलता का जीता जागता एक सबूत है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या सचमुच गिरफ्तार हुआ या फिर सरेंडर किया अमृतपाल ने। एक तरफ पुलिस ने किया अमृतपाल की गिरफ्तारी का दावा, वहीं दूसरी तरफ अपने पसंद की जगह से अमृतपाल के सरेंडर करने का दावा। भिंडरावाले के पैतृक रोडे गांव पहुंच प्रवचन देते हुए सरेंडर करने का दावा किया गया है। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल ने रखी थी सरेंडर के लिए शर्त, उसके पकड़े जाने को गिरफ्तारी नहीं सरेंडर का नाम दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर एक और दिलचस्प थ्योरी सामने आई है। अमृतपाल की 18 मार्च को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की चर्चा, लेकिन हालात ना बिगड़े इसलिए इस खबर को नहीं लाया गया मीडिया के सामने और अब मामला शांत होते ही आधिकारिक रूप से दिखाई गई अमृतपाल की गिरफ्तारी। अब आखिर क्या है सच, ये बताएगा आने वाला वक्त और खबरें। के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए सूडान में 72 घंटे के संघर्ष विराम के दौरान राजधानी खार्टूम समेत देश के कई हिस्सों में झड़पें अभी भी जारी है और इसी बीच पिछले 24 घंटे में 550 से ज्यादा भारतीयों को निकाल दिया गया है। इन्हें सऊदी अरब के जेहाद लाया गया है और अब तक 3 बैच में 561 लोगों को जेहाद पहुंचाया गया। बता दें कि सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज INS सुमेधा से सूडान पोर्ट से सऊदी अरब लाया गया है।
इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट से यहां पर लाया गया। अब इन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल से लड़ाई शुरू हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 559 लोग और सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 4072 लोग घायल भी हुए हैं। 72 घंटे का सीज फायर 27 अप्रैल रात 12 बजे तक है और इस दौरान यहां से अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने का समय दिया गया है। सूडान में संकट के बीच ऑपरेशन कावेरी की आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सूडान में 72 घंटे के संघर्ष विराम के दौरान हिंसा जारी है। युद्ध से 72 घंटे में अभी तक राहत नहीं मिली है। लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से किया जा रहा है। संकट में 4000 नागरिक इस वक्त हैं। सूडान में 72 घंटे के संघर्ष विराम के दौरान हिंसा जारी। 24 घंटे में 561 भारतीयों को सूडान से निकाला गया। 3 बैच में 278, 148, 135 लोगों को सऊदी अरब पहुंचाया गया। INS सुमेधा से 278 लोगों को सूडान से यहां पहुंचाया गया है। C-130J से 283 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। सभी लोगों को जल्द एयरलिफ्ट कर भारत अब लाया जाएगा। इसी बीच 4000 भारतीय सूडान हिंसा के बीच अभी भी फंसे हैं। लड़ाई में अब तक 559 सैनिकों और लोगों की मौत हो चुकी है। तख्ता पलट के लिए सेना पैरामिलिट्री फोर्स के बीच यहां जंग चल रही है। ऑपरेशन कावेरी के तहत बचाकर एयरपोर्ट लाए गए भारतीय नागरिक ने सूडान के हालात बयां किए हैं और इनका कहना था कि हथियार के बल पर सूडान पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने इनसे लूटपाट की। बेहद मुश्किल हालात में भारतीय दूतावास की वजह से इनकी जान बच सकी है। सुनवाते हैं। ऐसा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो उनका कैंप हमारी कंपनी के बगल में है। तो अर्ली मॉर्निंग 9 वो हमारी कंपनी में एंटर हो गए थे और उन्होंने गोलीबारी करी है और लूटपाट करी है। 8 घंटे तक हमको हॉस्टेज रखा गया है। हमारे कितनी बारी भी हमारे जो बंदूक है हमारी छाती हमारे सर पे रख के हमारे से लूटपाट करी है। सारे कंपनीज में सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, फाइल डिस्ट्रॉय कर दिया, लैपटॉप चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। बस एक मोबाइल मेरा बचा था जो विंडो AC के पीछे हमने छुपाया था। उसके बाद हमने एम्बेसी से कांटेक्ट करा क्योंकि इतनी फाइटिंग हो रही थी तो एम्बेसी भी कुछ मदद करने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा सेफ रहो। फिर इवनिंग के टाइम पे हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमारे पास फूड नहीं है, हम यहाँ से मूव आउट होना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको अलाउ करा तो हम एक विलेज में छुपे। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर भी बहुत सारी फायरिंग हुई। फिर उससे हम फिर दूसरे विलेज में गए, सोबा विलेज में। तो वहाँ से फिर हमको जब प्लानिंग हुई कि कैसे एवेक्यूएट करना है तो हमारे पास हमारी कंपनी में डीजल था। तो हमने एम्बेसी से टच में रह के कि आप बसों का इंतजाम करिए, डीजल हमारी कंपनी देती है। तो वहाँ से हमने सारा गाड़ियों में डीजल भराया। तो जो पहला बैच है हमारा उसमें 6 बसें आई थी। तो एक बस में 50 थे तो अराउंड 300 पीपल किसी इंडियन कम्युनिटी ने पोर्ट सूडान में ये एक स्कूल में हमारी व्यवस्था कराई। सूडान में आज के अहम अपडेट्स के बारे में अगर आपको बताएं तो WHO के मुताबिक सैनिकों ने बीमारियों के सैंपल जमा करने वाली लैब पर कब्जा कर लिया है। इससे जैविक खतरे की आशंका और बढ़ गई है। UN रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR सूडान में रह रहे हैं। तकरीबन 2,70,000 शरणार्थी के पलायन की तैयारी कर रहा है। सूडान में सीरिया, यमन जैसे देशों के 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। वहीं 2021 के बाद से 3,70,000 सूडानी नागरिकों ने पड़ोसी देश चाड में शरण ली है। जर्मनी का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जर्मन एयरफोर्स ने 600 नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। साइप्रस ने सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों के रेस्क्यू में सभी देशों की मदद का ऐलान किया है। सूडान में हिंसा की वजह अगर आपको बताएं तो सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। 2019 में सूडान के लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। लोग तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से हटाना चाहते थे। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद लोग लोकतांत्रिक शासन की मांग करने लगे और सूडान में एक ज्वाइंट सरकार का गठन हुआ। सरकार में देश के नागरिकों और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहां दोबारा तख्ता पलट हुआ। फिर से सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बने। RSF लीडर मोहम्मद हमदान डागलो उपराष्ट्रपति बन गए और इसके बाद से RSF और सेना के बीच संघर्ष जारी है। सिविलियन रूल लागू करने की डील को लेकर के मिलिट्री और RSF आमने सामने है। RSF सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का कहना है कि ये 2 साल में ही लागू हो जाना चाहिए। और चलिए इसी के साथ अखंड भारत में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए भारत 24।